हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे सीटेट सीडीपी के कुछ पीवाईक्यू। ये 6 जनवरी के पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन क्लासरूम क्लाइमेट इज पॉजिटिव देन लर्नर्स नो दैट दे आर वैल्यूड। जब क्लासरूम का माहौल जो है वो पॉजिटिव होता है तब लर्नर को पता लगता है कि उनको वैल्यू किया जाता है। कब? एज इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और अचीवमेंट। बिल्कुल सही बात है। उनकी कैसी भी पर्सनैलिटी हो, कैसा भी अपीयरेंस हो और कैसा भी अचीवमेंट हो, सबको वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्लासरूम जो जहाँ होगा माहौल, वहाँ उनके अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और अचीवमेंट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसा भी अपीयरेंस हो, कैसा भी पर्सनैलिटी हो, कैसा भी अचीवमेंट हो, सबको वैल्यू किया जाता है जहाँ की क्लासरूम जो है पॉजिटिव क्लाइमेट होता है। ठीक है, ओनली इफ दे कन्फर्म टू क्लासरूम नॉर्म्स। सिर्फ वो क्लासरूम के नॉर्म्स को अगर कन्फर्म करते हैं तभी उनको वैल्यू दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ओनली ओनली इफ दे परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन। वो सिर्फ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी उनको वैल्यू दिया जाएगा, ये बात भी नहीं है। ओनली इफ दे स्टे इन देयर सीट्स एंड स्पीक ओनली व्हेन आस्क्ड। ये भी सही नहीं है। हर हाल में बच्चे को वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को हर हाल में वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, हिंदी में करते हैं। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को यह ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो कैसे भी दिखते हो, कैसे भी दिखते हो, कैसा भी व्यक्तित्व हो और वो कितना सफल हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक बच्चे को जो है आदर दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। उन्हें केवल तभी समादृत किया जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। ऐसा नहीं है, हर बच्चे का हर हाल में आदर किया जाना है। सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करे, ये भी नहीं है। उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठें और सिर्फ तभी बोले जब पूछा जाए, ऐसा भी नहीं है। हर हाल में हर बच्चे को आदर किया जाएगा तभी वो कक्षा जो है वो पॉजिटिव क्लासरूम समझा जाएगा कि वहाँ पॉजिटिव क्लाइमेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे का जो प्रियर नॉलेज है मतलब पूर्व ज्ञान है और अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है? हिंडर नहीं है। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो बाधा नहीं है पढ़ाई के लिए, वो एक अच्छी चीज है। अगर बच्चे को जब पढ़ाना होता है तो पहले हम उसका पूर्व ज्ञान देखते हैं कि प्रीवियस नॉलेज कितना है, क्योंकि हम जो भी उसको नया चीज पढ़ाएंगे उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के ही तो पढ़ाएंगे, तभी तो वो समझेगा। ऐसे वो नई चीज कैसे समझेगा? कुछ भी बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसके प्रीवियस नॉलेज से उसको जोड़ के पढ़ाया जाता है, तो ये बाधा कभी नहीं है। फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सही बात है। प्रियर नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। आर इरिलीवेंट फॉर टीचिंग लर्निंग, इरिलीवेंट भी नहीं है, ये अच्छी चीज है। प्रियर नॉलेज जो रहेगा, अगर बच्चे का जो भी प्रियर नॉलेज है, चाहे वो जो भी नॉलेज है, वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप जब भी उसे नई चीज पढ़ाएंगे तो उसी ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाएंगे। प्ले मिनट रोल इन टीचिंग। मिनट मतलब रोल मतलब कम रोल है, कम रोल नहीं है, वो एक जरूरी चीज है। ठीक है, पूर्व ज्ञान जरूरी चीज है, उसी से जोड़ के आप बच्चे को नया चीज पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं? बाधा नहीं डालते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, ये सही चीज है। पूर्व ज्ञान और समझ जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक नहीं है, ये जरूरी चीज है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका नहीं निभाते हैं, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ शुड ए टीचर इनकरेज एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। टीचर जो है लर्नर का एक्टिव इंगेजमेंट कैसे करेगा, मतलब लर्नर एक्टिवली कैसे इंगेज होगा, बच्चा जो क्लास में जो स्टूडेंट है वो कैसे इंगेज होगा एक्टिवली। बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, ये तो एकदम सही चीज है।
अगर आप क्वेश्चन और इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग को प्रमोट करते हैं तो ये तो एक अच्छी चीज है। बाय फोकसिंग ऑन रिकॉल एंड रिपीटेशन, रिकॉल जहां भी आ गया मतलब रट्टा मारना जहां भी आ गया वो गलत चीज है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को भी निगेटिव माना जाता है। ऑफरिंग फ्रीक्वेंट रिवार्ड्स, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट अच्छी चीज नहीं है। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट से ज्यादा अच्छा है कि बच्चा को आप एक्टिव करिए, ठीक है, उसको इंक्वायरी में लगाइए, उसको एक्टिव कराइए, उसको इंगेज करिए, ठीक है। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए। प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना नहीं। प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना भी नहीं। बारंबार पुरस्कार और सजा देना भी नहीं। ये बिहेवियरिस्ट कहते थे कि पुरस्कार दीजिए और सजा दीजिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट ये नहीं कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि बच्चे को इंगेज करिए, ठीक है। बच्चे को आप जितना ज्यादा इंगेज करेंगे बच्चे की उतनी अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A constructivist teacher would encourage children to explore multiple sources of knowledge and not rely on textbook only. सही बात है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर जो होता है वो बच्चे को सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रहने के लिए नहीं कहता कि सिर्फ तुम टेक्स्ट बुक के ऊपर ही आश्रित रहो, एकमात्र तुम टेक्स्ट बुक ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। वो इनकरेज करेगा चिल्ड्रन को मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के मल्टीपल सोर्स को तुम एक्सप्लोर करो। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है वो कहेगा बच्चे को कि तुम जो है नॉलेज के मल्टीपल सोर्स को एक्सप्लोर करो। वो ये कभी नहीं कहेगा कि सिर्फ तुम टेक्स्ट बुक पर ही आश्रित रहो, ठीक है। ऐसा वो कभी नहीं कहेगा कि सिर्फ तुम टेक्स्ट बुक पर ही आश्रित रहो। ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक सही स्टेटमेंट है। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, वो एक्टिव एक्सप्लोर करेगा उसको कि तुम हर चीज जो भी सोर्स है नॉलेज का सबको एक्सप्लोर करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आश्रित नहीं रहो। तो ये सही स्टेटमेंट है। लर्निंग इज साउट एक्टिवली बाय लर्नर्स एंड देयर बाय कंस्ट्रक्टेड कोलेबोरेटिवली बाय द स्टूडेंट एंड द टीचर। ये भी एक सही बात है कि लर्निंग जो है वो एक्टिवली लर्नर और टीचर दोनों के सहयोग से किया जाता है, ठीक है। तो ए भी सही है, आर भी सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए भी सही है, आर भी सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। हिंदी में भी कर लेते हैं। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सही बात है। वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर नहीं निर्भर रहना है बल्कि हर सोर्स को जो है बच्चा हर सोर्स को खोजेगा, ठीक है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। ये भी सही है कि अधिगमकर्ता जो है वो सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होता है और अध्यापिका और विद्यार्थी दोनों मिलकर अधिगम की संरचना करते। तो ए भी सही, आर भी सही और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25th। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड encouraging स्टूडेंट्स फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग। कह रहा है कि अगर डिस्कशन को फैसिलिटेट किया जाए और रियल लाइफ प्रॉब्लम को इनकरेज किया जाए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो इससे क्या होगा, क्या डेवलप होगा, ठीक है। बच्चे को डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसको इनकरेज कर रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब तू बच्चे को करे कि आप एक पर्सपेक्टिव में मत सोचो, हर पर्सपेक्टिव में सोचो, रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ के देखो और डिस्कशन करो। तो जहाँ पे डिस्कशन करवाया जाए, रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ा जाए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने के लिए कहा जाए, वहाँ क्या होता है, क्या बढ़ता है, वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म क्या होता है?
इगोसेंट्रिज्म जो है ये पियाजे ने वर्ड दिया है। इगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद से बात करता है, उसी को पियाजे ने इगोसेंट्रिज्म कहा है। और मिसकंसेप्शन क्या होता है, जब बच्चे को कोई गलत धारणा बच्चे के मन में बन जाती है, तो जब डिस्कशन होगा रियल लाइफ से उसको प्रॉब्लम को दिया जाएगा, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने के लिए कहा जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। ठीक है। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने में विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलेगी। ठीक है। इससे अधीनता नहीं होगा, वो तो और स्वतंत्र होगा, वो तो खुद एक्टिव होगा, खुद सोचेगा, खुद समझेगा, आत्म केंद्रियता भी नहीं होगा। ये पियाजे का दिया हुआ वर्ड है। पियाजे कहते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो इगोसेंट्रिक होता है, वो खुद से अपने आप से बातें करता है, उसी को पियाजे इगोसेंट्रिक कहते हैं। और भ्रांतियां भी इससे नहीं होगा, भ्रांतियां मतलब मिसकंसेप्शन, ठीक है, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बैरियर है, मतलब क्या रुकावट है। मेंस एंड एनालिसिस, फंक्शनल फिक्स्डनेस, जहां पे फिक्स्डनेस आ गया, फिक्स्डनेस मतलब होता है रिजिडिटी, ठीक है, फिक्स्डनेस मतलब होता है रिजिडिटी, तो रिजिडिटी जहां भी आ गया वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बैरियर हो जाएगा। रिजिडिटी जो है, फिक्स्डनेस मतलब रिजिडिटी मतलब एक ही तरीका पे अटके रहना, अलग अलग तरीका को नहीं अपनाना है, एक ही तरीके पे, एक ही मेथड पे अटके रहना है, तो उसी को कहते हैं फिक्स्डनेस। तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर होता है, एक तरीके से काम नहीं बन रहा है तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। मेंस एंड एनालिसिस अच्छी चीज है, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी ये भी अच्छी चीज है, और हेरिस्टिक खोजी विधि ये भी अच्छी चीज है। ठीक है। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है। साधन लक्ष्य विश्लेषण ये एक अच्छी चीज है। प्रकार्यात्मक आबद्धता, मतलब आबद्धता मतलब वही हो गया फिक्स्डनेस, एक चीज पे अटके रहना, तो अवरोधक यही है। ठीक है। पश्चगामी कार्यकारी युक्ति मतलब पहले जो युक्ति अपनाया गया था उसी को फिर अपना लेंगे, तो ये भी सही चीज है। और स्वानुभाविक ये भी सही चीज है। ठीक है। तो फिक्स्डनेस नहीं रखना है। जो हम हिंदी में, हिंदी के इतने ये डिफिकल्ट सारे वर्ड दिए गए हिंदी में, ये समझ में नहीं आए तो आप एक बार इंग्लिश पे क्लिक करके ये सारे वर्ड देख सकते हैं, ये सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे। कभी कभी हिंदी के वर्ड कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होते हैं तो वो समझ में नहीं आते, तो आप उसको हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है। और जो इंग्लिश का जो वर्ड समझ में नहीं है आप उसको हिंदी में देख लीजिए। इसलिए इस एग्जाम में कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा। ठीक है। क्योंकि कुछ वर्ड आपको हिंदी में समझ में आएंगे और कुछ वर्ड इंग्लिश में समझ में आएंगे। डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द एरर्स मेड बाय स्टूडेंट। इसमें से ये जो स्ट्रेटजी दिया गया है उसमें कह रहा है कि कौन मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ठीक है। कौन सा मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है टू रिस्पॉन्ड द एरर्स मेड बाय स्टूडेंट। देखते हैं क्या क्या दिया है। स्ट्रेट फॉरवर्डली टेलिंग द आंसर टू द चाइल्ड, अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो बच्चे को आप सीधा सीधा बता देंगे कि ये है सही आंसर। नहीं, बच्चे के साथ ऐसा नहीं किया जाता है कि उसको साफ बोल देंगे नहीं तुमने गलत किए हो, तुमने गलत किया है, ये इसका सही आंसर है, इस तरह से बच्चे को नहीं बोला जाता। और ये हर पेडागोजी में आप देखते होंगे, हिंदी में या कोई भी पेडागोजी, हर पेडागोजी में यही बताया जाता है कि बच्चे को आप डायरेक्ट नहीं मना करिए कि तुम गलत हो। डिडक्टिंग द मार्क्स, अब उसको कुछ समझाइए ही नहीं कि तुम कहाँ गलत हो, क्या गलत, और सीधे उसका मार्क्स काट लीजिए, ये तो और गलत बात है। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, बच्चे को कहेंगे कि देखो भाई यहाँ पर तुम ये चीज जो है गलत किए हो, अब इसको कैसे गलत किए हो, इस प्रोसेस को तुम जो है सोचो, इस पर थोड़ा सा चिंतन करो, चलो मिलकर करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जाएगा अपने प्रोसेस पे, कि तुम अपने प्रोसेस पर एक बार फिर से विचार करो, देखो आखिर ये क्यों गड़बड़ हो गया है। ह्यूमिलिएटिंग द स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अब दूसरे के सामने बच्चा को अगर बेइज्जत करिएगा तो ये तो आज के जमाने में सबसे गलत बात है। वो हम लोग के जमाने में होता था कि जो टीचर आते थे वो कभी कभी अपना मूड फ्रेश करने के लिए भी बच्चे को कूट दिया करते थे, पर अब वो नहीं चलता है। अब बच्चे को बहुत ज्यादा इज्जत देना पड़ता है। ठीक है।
उसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अरे ये तुमने क्या किया, गलत कर दिया। मारना पीटना डांटना तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर नहीं बता सकते आप, बिना किसी टिप्पणी के अंक उसको समझाएंगे ही नहीं और सीधा अंक कम कर देंगे, ये तो और गलत बात है। विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, वो चिंतन करेगा, ठीक है। विद्यार्थी को दूसरों के समक्ष उसको जो है बेइज्जत करना बहुत गलत बात है। नेक्स्ट, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील लव्ड एंड वैल्यूड। सही बात है। अगर आपको मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए तो आप बच्चे को, चिल्ड्रन को जो है फील कराइए लव और वैल्यू, उसको लव और वैल्यू फील कराइए, तभी आपका मीनिंगफुल लर्निंग होगा, ठीक है। इमोशंस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंडीशन, ये भी सही बात है। ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग हो तो आप बच्चे को प्यार से और उसको इज्जत दीजिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्योंकि इमोशन जो है वो सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमोशन सच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बच्चे का इमोशन सही नहीं है तो उसकी लर्निंग सही नहीं होगी। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और ए जो है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहता आसान है, देख के लोग पहले ही डर जाता है, पहले ही देख के डरना नहीं है, पहले दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के समझना है, ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे को प्यार सम्मान दीजिएगा तभी अर्थपूर्ण लर्निंग होगा। अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। Which of the following statement is an example of intrinsic motivation? Intrinsic motivation का कौन सा एग्जाम्पल है? I'll do it to get the praise. मैं प्रशंसा पाने के लिए ये काम करूंगी। अगर कोई प्रशंसा पाने के लिए काम कर रहा है तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। I'll do it to avoid the punishment. अगर कोई पनिशमेंट से बचने के लिए काम कर रहा है, पनिशमेंट से बचने के लिए काम कर रहा है तो उसका मोटिवेशन बाहरी है। I'll do it so that others will have a good image of me. दूसरे मेरी प्रशंसा करेंगे, दूसरे के नजर में मेरा अच्छा इमेज बनेगा। अगर ये सोच के कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो उसका मोटिवेशन जो है वो बाहरी है, ये भी बाहरी है और ये भी बाहरी है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। I'll do it because I enjoy it. मैं इसलिए ये करूंगा क्योंकि मैं इसे इंजॉय करता हूँ, मैं इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि ये मुझे पढ़ाना पसंद है। अगर कोई इसलिए पढ़ा रहा है कि उसको पढ़ाना पसंद है तो ये क्या है, वो पढ़ाने के लिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। और अगर कोई इसलिए पढ़ा रहा है कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे सैलरी मिलती है, तो उसका जो है मोटिवेशन क्या है, वो बाहर है। जिस दिन सैलरी मिलना बंद हो जाएगा उस दिन वो पढ़ाना बंद कर देगा, ठीक है। पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है, जिस दिन पनिशमेंट का डर खत्म, पढ़ना खत्म, ठीक है। ये तीनों बाहरी मोटिवेशन है और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको एक बार हिंदी में कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा, यह भी बाहरी है। मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए, यह भी बाहरी अभिप्रेरणा है। मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, तो ये आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, ठीक है। ये इंटरनल मोटिवेशन है। Which of the following factors hinders children success in school? कह रहा है कि क्या जो है वो बाधा है, चिल्ड्रन के सक्सेस में हिंडर है, बाधा है। रिजिड करिकुलम, यही तो बाधा है। जहां रिजिडिटी आ गया सबसे बड़ा बाधा वही है, ठीक है। रिजिड करिकुलम, रिजिडिटी जहां आ गया सबसे बड़ा
बाधा वही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक अच्छी चीज है, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी भी एक अच्छी चीज है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल भी एक अच्छी चीज है। ये तीनों पॉजिटिव चीज है। बाधा पूछ रहा है तो रिजिड, जहां भी रिजिड आ गया वो बाधा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।